आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट्स अबाउट द अकाउंटिंग इन प्रमोशंस। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक आइडियाज होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उनको मैं आपको कवर करवा देता हूँ। सो इट्स अबाउट द अकाउंटिंग इन प्रमोशंस। क्लियर? नाउ व्हाट इज एक्चुअली अकाउंटिंग? देखो, जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स। हम फाइनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द फाइनल स्टेटमेंट्स? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इनके बारे में बात करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। थ्योरी स्टार्ट्स विद द सिंपल वाउचर जो आप पोस्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट होती है। लेट्स से द केस कि सबसे पहले आपने एंट्री को जर्नल में डाला, तो सबसे पहले क्या होगा? विल बी एंट्री को एंटर किया जाएगा अंडर द जर्नल, फिर उसे पोस्ट किया जाएगा लेजर में। लेजर में पोस्ट किया जाएगा। लेजर इज जस्ट लाइक अ रजिस्टर जहां पर मल्टीपल अकाउंट्स है, ठीक है। तो लेजर में पोस्टिंग किया जाएगा एंड आफ्टर दैट आप प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस को, यानी कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो होती है उसे चेक किया जाता है। एंड आफ्टर दैट जो फाइनल स्टेटमेंट्स है उनको प्रिपेयर किया जाता है। उसमें भी सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड आफ्टर दैट इट इज द बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड। इट इज अ बैलेंस शीट विच इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस रहते हैं। नाउ जर्नल इज बेसिकली आप क्रोनोलॉजिकल मैनर में एंट्रीज को उतार देते हो। लेजर में स्पेसिफिक अकाउंट में आप पोस्टिंग करते हो, उन अकाउंट्स की आप बैलेंसिंग करते हो। ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली फॉर अर्थमेटिक एक्यूरेसी। जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उसके लिए आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हो। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आप असर्टन करते हो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वी डू असर्टन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। एंड फिर बैलेंस शीट में आपको बताया जाता है अबाउट द एसेट्स और द लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटी की जो पोजीशन है उसके बारे में आपको बताया जाता है। क्लियर? ये सब पॉइंट्स रहते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। वन इट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अदर वन इट इज अ बैलेंस शीट। और इवन एग्जाम क्या, क्रेडिट सेक्शन में भी अगर आप हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, राइट। सो दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो हम कवर करने वाले हैं दैट्स अबाउट द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बेसिकली क्या है? इट्स अ पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या किस चीज की पोजीशन है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन है। अच्छा, लायबिलिटीज पता क्या होती हैं? यू नो व्हाट आर द लायबिलिटीज जिनको आपको पे ऑफ करना है, विच आर टू बी पेड ऑफ, उनको हम क्या कहते हैं? वी से देम टू बी द लायबिलिटीज, कि हाँ भाई इनको पे करना है तो वो हमारी लायबिलिटी है, राइट। एंड एसेट क्या होता है? जो हमारी पूंजी है, जिस जो बेसिकली एक तरह से हमारे लिए एक एसेट होता है, जो हमें पता है जहां से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज द एसेट। लेकिन अब अकाउंटिंग के पॉइंट से समझ के देखो, जो लाइबिलिटीज होती हैं दोज आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पहली चीज। एंड लाइबिलिटीज जो होती हैं दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। पैसा यहीं से आता है, पैसा यहीं से आता है। एंड इफ वी लुक एट द एसेट्स, एसेट्स जो होते हैं दोज आर ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और एंड एसेट्स आर द यूजेस ऑफ फंड्स, जहां पर आप पैसा लगाते हो दैट इज सेड टू बी द यूजेस ऑफ द फंड्स। इसको यूजेस ऑफ फंड्स कहा जाता है। क्लियर? अब पैसा कहां से आएगा? या तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो की जाएगी, यानी कि जो ऑनर है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे। या फिर हो सकता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड हो, यानी कि आपने शेयर मार्केट से पैसा उठाया, इक्विटी रेज करी है। या फिर हो सकता है कि आपके रिटेन्ड अर्निंग्स हो, आपके जो प्रॉफिट्स हुए थे
या करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ था, आपने उसमें से कुछ एक पैसा रिटेन कर लिया है कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि आपके कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं कि आपने कोई पैसा कहीं पर इस्तेमाल करना, उसके लिए अपने रिजर्व्स रखे हैं साइड पर। या आपका सरप्लस अमाउंट हो सकता है, सरप्लस प्रॉफिट हो सकता है जो कहीं पर अप्रोप्रिएट आपने नहीं किया, वो पैसा आपके पास पड़ा है। सो दीज कुड बी द पॉइंट्स। एंड ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ना फिलहाल के लिए, these are all related to the capital component. These are all related to capital component. ये कोई outsider liability नहीं है। दिस इज नॉट द आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी होती है जैसे आपने बैंक से पैसा ले लिया, अपने फ्रेंड से पैसा ले लिया, ट्रेड क्रेडिटर से पैसा ले लिया, या जो अमाउंट पेबल्स हैं, या आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, बॉन्ड्स इशू किए हैं, कमर्शियल पेपर इशू किए हैं, वो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। दोज आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो एक तो कैपिटल का कंपोनेंट हो गया। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब जैसे मान लो अपने बैंक से पैसा उधार पर ले लिया, वो हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, वो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। एंड इसी तरह से एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यानी कि वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी उसे कहते हैं द अमाउंट एक्सपेंसेस विच आर टू बी पेड ऑफ इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा पे ऑफ करना होता है ना, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जैसे मान लो सीसी लिमिट उठाई आपने, या ओवरड्राफ्ट लिमिट उठाई, या आपके प्रोविजंस हैं, आपके जो प्रोविजंस हैं, या फिर जो पेबल्स हैं, ठीक है, जो आपको पैसा अभी पे करना है, बिल पेबल है या कुछ भी है, दोज आर योर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो ये सारी की सारी क्या है, दिस इज द कंप्लीट साइड ऑफ द लाइबिलिटीज। दिस इज द कंप्लीट साइड ऑफ द लाइबिलिटीज। एंड हम क्या कहते हैं, वी से देम टू बी द सोर्सेज ऑफ फंड्स। इनको सोर्सेज ऑफ फंड्स कहा जाता है। क्लियर। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग द एसेट्स विच आर द यूजेस। अब कहां पर पैसा लगाओगे, आपने कंपनी की शुरुआत करी, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, एंड यू बेसिकली परचेज द मशीनरी। आपने मशीनरी को परचेज कर लिया, ठीक है, फिक्स्ड एसेट बना लिए, तो आपने फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा दिया। सो दीज आर योर एसेट। ये आपके एसेट की टाइप है, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ठीक है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिक्सचर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, विच इज गोइंग टू बी देयर इन द कंपनी फॉर द लॉन्गर टर्म, जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल करोगे, लेट्स से विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन पर्पसेस। सो दैट इज योर फिक्स्ड एसेट सबसे पहले। दूसरे जो टाइप है, दैट्स अ नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट, मान लो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए है। इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन 1 साल से ज्यादा समय के लिए, आपको पता है कि ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, परमानेंट नहीं है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसा एसेट है जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए रहेगा। लेट्स से आपने अपनी सब्सिडरी कंपनीज में पैसा लगा दिया, या फिर आपने जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या कोई और इन्वेस्टमेंट है विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर मोर देन 1 ईयर, 12 महीने से ज्यादा के लिए पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज योर नॉन करेंट एसेट। दैट इज योर नॉन करेंट एसेट। फिर एक होता है करेंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं विच कैन बी चेंजिंग देयर फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर अंदर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म अपनी चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं करंट एसेट। जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक हो गया, यानी कि जो इन्वेंट्री होती है वो हो गई, या अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, राइट, या फिर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ऑल दीज आर योर करंट एसेट्स। ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। These all are your current assets, ठीक है। And the last one, and but not the least one, it's about the intangible assets. Intangible asset. Now what are the intangible assets? जो intangible है, जिनको छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कंपनी को शुरू करने से पहले खर्चे किए थे। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल योर इनटेंजिबल एसेट्स। सभी आपके कौन से एसेट हैं, इनटेंजिबल एसेट है। इनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? जल्दी से जल्दी पोस्ट कीजिएगा आंसर। इट विल बी अ एसेट और अ लाइबिलिटी।
उसे एसेट काउंट करेंगे या फिर लाइबिलिटी काउंट करेंगे? डू आंसर एट द अर्लीस्ट। अगर लॉस होता है कंपनी को, इट विल बी काउंटेड एज ऑफ एसेट और द लाइबिलिटी? इट विल बी काउंटेड एज द एसेट, बिकॉज देखो कंपनी के ऊपर ना एक कंसेप्ट चलता है, डेट इज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट होता है? ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट आएंगे, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज देयर, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि कंपनी अलग बंदा है और जो पर्सन है जिसने पैसा लगाया वो अलग पर्सन है, बोथ आर डिफरेंट। अगर हम प्रोपराइटर की भी बात करते हैं तो प्रोपराइटर अलग है और बिजनेस जो है वो अलग है। सो जो पैसा कंट्रीब्यूट किया बिजनेस ओनर ने, वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है। जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया ओनर ने, डेट वुड बी कंसीडर्ड एज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। कंपनी को ये लगेगा कि भाई मैंने ये पैसा वापस करना ओनर को कभी ना कभी, ठीक है? सो डेट्स वाई कि जो कैपिटल पार्ट होता है ना, जो मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर प्रीमियम है या शेयर होल्डर फंड है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिजर्व्स हैं, सरप्लसेस हैं, दीज आर ऑल द लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता है पैसा वापस करना पड़ेगा ये तो। सो इसी तरह से इवन अगर प्रॉफिट भी होता है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स हम कह रहे हैं, या जो प्रॉफिट होता है, डेट इज आल्सो ऑन द लाइबिलिटी साइड। उसको लाइबिलिटी साइड पर रखा जाता है जो प्रॉफिट्स होता है। जो आपका बैलेंस आपने कहीं पर अप्रोप्रिएट नहीं करा, सरप्लस बच गया, वो प्रॉफिट है आपका। जो रिटेन्ड अर्निंग्स है जो किसी पर्पस के लिए रखी है, वो प्रॉफिट है आपका। वो बेसिकली क्या है? डेट्स अ लाइबिलिटी टू यू। एंड वही दूसरी साइड अगर कोई लॉस होता है, डेट्स अ पार्ट ऑफ द एसेट। उसको हम इंटेंजिबल एसेट का पार्ट मान लेते हैं कि वो तो एसेट है, क्योंकि वो पैसा तो वापस नहीं करना जो लॉस हो गया, दैट इज नॉट टू बी रिटर्न बैक टू द ऑनर, राइट? सो दैट्स अ मेजर पॉइंट। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो यहाँ पर सभी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। लाइबिलिटी इज बेसिकली ऑन द लेफ्ट साइड एंड द एसेट्स ऑन द राइट साइड। लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं? वी से देम टू बी द सोर्सेज ऑफ फंड्स। एंड एसेट्स को हम क्या कहते हैं? वी से देम टू बी द यूजेस ऑफ फंड्स। उनको यूजेस ऑफ फंड्स के नाम से जाना जाता है। एंड लाइबिलिटी में सबसे पहली चीज क्या आती है? वी आर हैविंग द कैपिटल। कैपिटल पार्ट आता है। और हाँ, एक ना बैलेंस शीट इक्वेशन होती है। You must have heard about the balance sheet equation. अब balance sheet equation क्या कहती है? That the total side of the assets is equal to the total side of the liabilities. और total side of assets would be equal to what? It will be equal to capital, क्योंकि liability side में क्या क्या होता है? Capital होता है प्लस outside liabilities. Simply हम उसको liabilities बोल देते हैं, ठीक है? सो दिस इज योर बैलेंस शीट इक्वेशन। तो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि टोटल ऑफ द एसेट्स आर इक्वल टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज। इन जनरल वी कैन से सो। क्लियर? तो वी आर हैविंग द कैपिटल, वी आर हैविंग द रिजर्व्स। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व्स हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, ठीक है? जैसे मान लो आपने कोई चीज को बेचा, सेल करा किसी एसेट को, तो वो कैपिटल रिजर्व बन गए। रिवैल्यूएशन रिजर्व होते हैं, आपने किसी एसेट को रिवैल्यू किया। लेट से पहले उसकी वैल्यू 1 लाख की थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू 5 लाख की है, तो जो डिफरेंस आ गया वो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, या फ्री रिजर्व्स हो गए, ठीक है? सो दीज आर बेसिकली योर कैपिटल कंपोनेंट। ये आपके कैपिटल कंपोनेंट का पार्ट है, नेटवर्थ भी बोलते हैं इनको, ठीक है? एंड फर्दर देन वी आर हैविंग द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या चीज आती है? आपने बैंक से लोन ले लिया, टर्म लोन ले लिया, ठीक है, लंबे समय के लिए। कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, कोई फिक्स डिपॉजिट आपने बेसिकली ले रखा है लंबे समय के लिए, दैट्स बेसिकली योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? व्हाट आर द लाइबिलिटीज फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू? जो बैंक ने बोरोइंग करी है, ईसीबी करी है, ईसीबी वगैरह ली है, वो तो है ही है लाइबिलिटी। बट अदर देन दैट, बोरोइंग करी है की बात नहीं कर रहा हूं, बोरोइंग जो ली है, यानी कि पैसा उधार पर जो ली है, द मनी विच हैज बीन बोरोड बाय द बैंक, नॉट उधार पर दिया। जो लोन दिया वो नहीं, लोन तो एसेट होते हैं, डिपॉजिट्स लाइबिलिटीज होती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, लेट से बैंक ने पैसा उधार पर लिया किसी और बैंक से, तो दैट इज आल्सो द लाइबिलिटी, राइट? वो हो गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द करंट लाइबिलिटीज, तो लाइक आई टोल्ड यू, सीसी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, या सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन लोन है, प्रोविजंस हैं, दीज आर ऑल योर करंट लाइबिलिटीज। एंड अगर हम एसेट साइड पर चलते हैं, वी आर हैविंग द फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले जो लंबे समय के लिए आप एसेट इस्तेमाल करने वाले हो, वो आपके फिक्स्ड एसेट हो गए, वो सभी इसमें आ जाएंगे। लेकिन हाँ, लैंड इज नेवर बेसिकली कंसीडर्ड एज व्हाट, ठीक है? तो लैंड बिल्डिंग तो किस में आ जाएंगे? आपके फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगे। लेकिन
इसमें से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हो। सो व्हाटसएवर द डेप्रिसिएशन इज चार्ज टुवर्ड इट, दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट वैल्यू। आप फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना, लेकिन लैंड के ऊपर नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। काइंडली टेक अ नोट, नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो आप, ठीक है। फिर नॉन करेंट एसेट आ गया, यानी कि जो आपके ऐसे एसेट हैं जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए रहेंगे, नॉट लेसर देन 12 मंथ्स, दोज आर योर नॉन करेंट एसेट्स। आपने अनलिस्टेड कंपनी में, नॉन कोटेड कंपनीज में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी है, लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट कर दी है, सो दैट्स बेसिकली नॉन करेंट एसेट्स। फिर अब बात आती है करेंट एसेट्स के बारे में। इट्स अबाउट द करेंट एसेट्स, यानी कि जो आपके कैश या बैंक बैलेंस है, स्टॉक्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, बुक डेब्ट्स हैं, सन्ड्री डेब्ट्स हैं, दोज आर ऑल आर कंसीडर्ड योर करंट एसेट्स। ये सभी आपके क्या बन जाते हैं, दीज आर ऑल योर करंट एसेट्स। फर्दर इंटेंजिबल एसेट्स, आपके पेटेंट्स, गुडविल, डेबिट बैलेंस है, यानी कि जो लॉस हुआ है आपका, वो भी क्या होता है, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी शुरू करने से पहले जो अपने एक्सपेंसेस किए, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस किए, दोज आर ऑल कंसीडर्ड एज योर इंटेंजिबल एसेट्स। इन सभी को आप इंटेंजिबल एसेट मानते हो, राइट। एंड द टोटल ऑफ एसेट इज गोइंग टू बी द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज। टोटल जो होगा लाइबिलिटीज का, ठीक है, और जो टोटल होगा आपका एसेट्स का, डेट विल बी ऑल सेम, टोटल सेम होने वाला है। क्लियर? सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। लास्ट वीडियो में वी वर कवरिंग अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अकाउंटेंसी का जो पार्ट था उसको हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। सो मेक श्योर करना कि लास्ट वीडियो को जरूर गो थ्रू करना। वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं उस वीडियो से रिलेटेड। सो हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अंडर द बैलेंस शीट एंड फाइनल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया था कि सबसे पहले हम जर्नल को प्रिपेयर करते हैं, देन वी डू प्रिपेयर द लेजर, उसके बाद प्रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस वी डू प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट्स, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। और हम अब बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द बैलेंस शीट। सो स्पेसिफिकली एंड टिपिकली वी टॉक अबाउट जो लाइबिलिटीज हैं, दोज आर ऑन द लेफ्ट साइड, एंड जो एसेट्स हैं दोज आर ऑन द राइट साइड, ठीक है। और एक बार आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अगर क्लैरिटी हो गई है, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के हिसाब से आपको ये भी बताया था मैंने कि टोटल ऑफ द एसेट्स आर इक्वल टू द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी की साइड को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, तो वो सबसे पहले आता है आपके पास कैपिटल एंड जो आपका सरप्लस है, रिजर्व्स हैं, वो सभी चीजें आ जाती हैं। एंड देन यू आर हैविंग द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो एलटीएल जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें आपने बॉन्ड्स इशू किए, डिवेंचर्स इशू किए, वो सभी पार्ट्स आ जाएंगे। एंड आल्सो अदर देन दैट इट विल बी रिलेटेड टू कि एसेट्स लाइबिलिटीज के बाद, सॉरी, लाइबिलिटीज के बाद करंट लाइबिलिटीज आती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बाद वी आर हैविंग द करंट लाइबिलिटीज, जिसमें जो आपके पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो सभी आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज में। एंड फर्दर ऑन द एसेट साइड यू आर हैविंग द फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं कि आपने जो कोई भी अपने लिए बनाया है, मशीनरी बनाई है, लैंड बिल्डिंग है, वो सभी इस पार्ट रहेंगे। नॉन करेंट एसेट्स रहेंगे सेकंड नंबर पर, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई नॉन कोटेड शेयर्स में, अनकोटेड शेयर्स में, ठीक है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीने से ज्यादा समय की है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। एंड इवन अगर आपका जो स्टॉक है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना होता है ना, तो उसे भी किस में शामिल करते हैं, नॉन करंट एसेट में शामिल करते हैं। एंड द करंट एसेट्स, यानी कि जो आपका कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक हो गए, इन्वेंट्री हो गई, आपके बिल रिसीवेबल हो गए, ठीक है, दीज ऑल आर योर करंट एसेट्स, ठीक है। एंड फर्दर वी आर हैविंग इनटेंजिबल एसेट, जिसमें पेटेंट्स आ जाते हैं, गुडविल आ जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ये सब चीजें शामिल होती हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंपॉर्टेंट नोट्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहां पर हम बात करने वाले हैं, कि जो लाइबिलिटीज होती हैं दोज आर हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, और जो एसेट्स होते हैं उनका होता है डेबिट बैलेंस, राइट। एंड जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज होती हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एंड इसी तरह से करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है। एंड करेंट एसेट्स को, यानी कि टोटल करेंट एसेट्स को वी से टू विद द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इसी को हम
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी कि वो पैसा जो आपको रूटीन में डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए चाहिए होता है, डेट इज सेड टू बी द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एंड इसी तरह से एक टर्म यूज होती है नेट वर्किंग कैपिटल। वन टर्म इज देयर दैट्स रिलेटेड टू द नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि नेट आपके पास कितना पैसा है, नॉट द ग्रॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट वर्किंग कैपिटल। इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स minus the current liabilities. We are not considering the total assets, current assets, or ठीक है, we are considering the current assets only, not the assets, all assets not there, but related to the current assets minus the current liabilities, that is your uh, net working capital। ठीक है, फिर बात आती है रिलेटेड टू कि जो आपके पास आपकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ क्या होती है, व्हाट इज योर नेटवर्थ, योर कैपिटल सरप्लस रिजर्व्स, दैट्स योर नेटवर्थ। ठीक है, वो आपकी नेटवर्थ है। उसमें से इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस निकाल दो तो दैट्स योर टेंजिबल नेटवर्थ। सो नेटवर्थ इज बेसिकली कैपिटल रिजर्व सरप्लस। ठीक है, जो वो पार्ट है वो आपका नेटवर्थ है। एंड जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं इनको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स भी कहते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू क्लियरली कि जो आपके पास लाइबिलिटीज है दोस आर द सोर्सेज ऑफ द फंड्स। लाइबिलिटीज आर द सोर्सेज ऑफ द फंड्स। तो ये जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, जो आपके पास आपके नेटवर्थ है, इन दोनों पार्ट्स को अगर मिला देते हैं, दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द फंड्स। एंड वहीं पर अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें, व्हाट इट विल बी, दीज आर द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसी तरह से अगर एसेट की बात करते हैं तो करंट एसेट्स जो होते हैं दीज आर द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ फंड, बिकॉज assets are what, assets are the uses of funds, assets are the uses of funds। एंड वहीं पर अगर हम बात करें रिलेटेड टू द आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी में आपके पास आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी आ जाती है एंड फर्दर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी आ जाती है। यानी कि जो अपने आउटसाइडर बंदों को पैसे पे करने हैं, यही चीज यहां पर लिखी गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर आल्सो सेड टू बी द आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। एंड जो एसेट्स हैं अदर देन द करंट एसेट्स आर सेड टू बी द लॉन्ग टाइम यूजेस ऑफ फंड्स। एंड एक चीज को ध्यान में रखना, एक ना रेशो वी डू कैलकुलेट, दैट इज द रेशो ऑफ करंट रेशो। ये जो रेशो होती है दैट इज अ करंट रेशो एंड फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज। जब हम करंट रेशो को कैलकुलेट करते हैं, जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, फॉर कैलकुलेटिंग द करंट रेशो, सिर्फ और सिर्फ करंट रेशो को कैलकुलेट करने के पर्पस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लाइबिलिटीज। तो जो भी आपने टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है अगले 12 महीने में, उसको करंट लाइबिलिटी का पार्ट माना जाता है अंडर द करंट रेशो एंड क्विक रेशो। यानी कि आप क्विक रेशो कैलकुलेट करते हो या फिर करंट रेशो कैलकुलेट करते हो। ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन के लिए अगर आपने जो 12 महीने में इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना, यू कंसीडर इट टू बी द पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज, अदरवाइज दैट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज एज सच। क्लियर? एंड आई क्लियरली टोल्ड यू कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो किसका पार्ट बनता है, प्रॉफिट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द नेटवर्थ। ठीक है, जो आपका आप जमा करते हो प्रॉफिट, रिजर्व कर लिया या आगे के लिए रख लिया, तो वो बेसिकली क्या बन गया, दैट्स योर लाइबिलिटी। और वहीं पर अगर लॉस होता है तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इनटेंजिबल एसेट। अगर लॉस हुआ तो वो एसेट का पार्ट बन जाता है। एंड अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो उसे करेंट मान सकते हैं, वी कैन कंसीडरिंग इट टू बी द करंट एसेट्स इफ द सिक्योरिटीज आर मार्केटेबल। अगर वो मार्केटेबल है, ड्यू है, तो उनको पार्ट मानेंगे किसका, करंट एसेट्स का। ड्यू होना बहुत जरूरी है, मार्केटेबल होना बहुत जरूरी है। एंड फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट्स कोई सिक्योरिटीज हैं, अगर और कोई सिक्योरिटीज हैं एंड दीज और दोज आर अनकॉटेड, तो उनको नॉन करंट एसेट कंसीडर करते हैं, बट इफ दोज आर कॉटेड तो उनको करंट एसेट कंसीडर करते हैं। इसके अलावा इफ यू डू इन्वेस्ट इन योर सिस्टर कंसर्न्स, एसोसिएशंस, अलाइड सब्सिडरीज और समथिंग, दोज आर कंसीडर्ड टू बी नॉन करंट एसेट्स, उनको नॉन करंट एसेट का पार्ट कंसीडर किया जाता है। क्लियर है चीज? ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको सभी के सभी। फर्दर वी यूज वन टर्म, एक होता है राइट इशू, एक तो सबसे पहले होता है आईपीओ। क्या होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, फिर एक होता है एफपीओ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और एक होता है राइट इशू। क्या होता है, राइट इशू होता है।
एंड फिर एक होता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स। अब इसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा रिलेटेड टू द आईपीओ एंड बोनस शेयर्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन टेक्निकलिटी के पॉइंट से समझते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आईपीओ, इसका मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, और सबसे पहले मार्केट में आपने पहली बार शेयर्स को मार्केट में अपने निकाला है, तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। कि पहली बार जब कोई कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द केस ऑफ आईपीओ। किस नाम से जानते हैं हम? आईपीओ के नाम से उसको जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से जानते हैं। आप सेबी के साथ रजिस्टर होना होते हो, आप प्रोस्पेक्टस लॉन्च करते हो, आप अपने शेयर्स को इश्यू करते हो, पीपल डू इन्वेस्ट इनटू इट। ठीक है, तो दैट इज आईपीओ। यानी कि आप कौन सी मार्केट में शेयर्स को लॉन्च कर रहे हो? दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट। और जब लोग आपस में शेयर्स को खरीदते बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, दैट इज सेड टू बी द सेकेंडरी मार्केट। उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। क्लियर? और अगर वहीं पर हम एफपीओ की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एफपीओ, दिस इज अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि अगर आप एडिशनल शेयर्स इशू करते हो, एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, अगर तो पहली बार लिस्ट होने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उसको आईपीओ कहते हैं। लेकिन अगर एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो इशू करने वाली है, तो उसको हम एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। वी से टू बी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एक होता है राइट इशू। अब ये राइट इशू भी बेसिकली इशुएंस ऑफ द एडिशनल शेयर्स ही है। इशुएंस ऑफ द एडिशनल शेयर्स ही है, बट राइट इशू के केस में यू डू गिव अ राइट टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। आप अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अधिकार देते हो। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप एक अधिकार देते हो, डेट यू आर एलिजिबल सो एज टू गेट दीज नंबर ऑफ शेयर्स, बट यू हैव टू पे फॉर इट। but you have to pay for being an investor. Okay, so that's right issue. And fourth number पर है bonus shares. Bonus shares. Now bonus shares are what? Bonus shares तो वो हो गए जो फ्री में दे दिए। ठीक है, सो बोनस शेयर इज नथिंग बट इट्स जस्ट रिलेटेड टू आप एंट्री करते हो अपने बुक्स में, अदरवाइज कोई नया पैसा नहीं आता। राइट इश्यू हो, आईपीओ हो, एफपीओ हो, नया पैसा आपकी कंपनी में आएगा। लेकिन अगर बोनस शेयर इश्यू किए, सो दैट्स जस्ट द कैपिटलाइजेशन ऑफ द जनरल रिजर्व्स। आपने कैपिटलाइजेशन कर लिया, जनरल रिजर्व से निकाल करके उसको पेड अप कैपिटल में डाल दिया, दैट्स इट। ओके, सो नेटवर्थ के ऊपर कोई नेट इंपैक्ट नहीं पड़ता है, डेट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द नेटवर्थ। एंड अगर हम राइट इशू की बात करें तो डेफिनेटली डेट्स गोइंग टू चेंज योर नेटवर्थ एज वेल एज द करंट रेशो। तो उससे आपकी नेटवर्थ भी चेंज होती है, करंट आपकी रेशो भी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? अब अगर पैसा आएगा तो पेड अप कैपिटल में पैसा आएगा, पेड अप कैपिटल इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली क्या आपकी नेटवर्थ चेंज होगी। और वो पैसा आएगा या तो बैंक बैलेंस के थ्रू आएगा या कैश के थ्रू आया होगा, कोई ना कोई वे तो हो रहा होगा। यानी कि आपका करंट एसेट इंक्रीज हो गया तो करंट रेशियो भी चेंज हो जाएगी, राइट? सो दैट्स द मेन पॉइंट्स which are related to the balance sheet that we have learned so far. Clear with it? Kindly do confirm अगर यहाँ तक के सभी पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं रिलेटेड टू बैलेंस शीट। वी हैव कवर्ड द कंप्लीट पार्ट ओवर हियर। आई होप कि ये सभी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, राइट? दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.